नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान। आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा, चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान। थोड़ी देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ी देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में होने हैं चुनाव। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान। थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में होने हैं चुनाव। तो इस वक्त की अहम जानकारी, आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा, कुछ ही देर में होनी है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में होने हैं चुनाव। अब से कुछ ही देर में होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की अहम जानकारी, अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया जाएगा। इसको लेकर जानकारी साफ है। 12 बजे का समय निर्धारित किया गया था। कुछ ही देर में शुरू हो सकती है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोड़ी देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय 12 बजे निर्धारित किया गया है, अब से कुछ ही देर में कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो सकती है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल निर्वाचन आयोग की तरफ से आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनावों का जो ऐलान है उसे चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था, तमाम पार्टियों को यही इंतजार था लगातार कि आखिरकार चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान किया जाए, कब बगुल बजे। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जिस पे जो तमाम पार्टियां जो है अपनी रस्साकशी कसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चाहे कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी राजस्थान में पूरी तरीके से मजबूत अपना गढ़ बनाए हुई है। लगातार इसको देखते हुए एमपी की बात की जाए तो एमपी में भी शिवराज सिंह की चौहान की सरकार है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी जो है कांग्रेस की सरकार है। तमाम ऐसी जगहों पर जो सरकार चल रही हैं उनको अब ये देखना होगा कि आखिरकार आज जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद कुछ ही देर है, कुछ ही घंटे देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद तमाम ऐसे मुद्दों को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से जो है धारा 144 लगा दी जाएगी। धारा 144 लगाने के बाद तुरंत चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि आखिरकार इस तारीख को जो चुनाव है उस चुनाव की जो डेट है। लगातार तमाम ऐसे मुद्दों को देखते हुए यहाँ चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तमाम पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी नज़र बनाए हुए हैं कि आखिरकार कब चुनावों का ऐलान हो, कब वो डेट आए, उस डेट को उसी समय जो है यहाँ पर जो प्रत्याशी अपने प्रचार करें और तमाम पार्टी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगने का स्टार्ट शुरू कर सकती हैं। जी नितिन, तो इस बात को लेकर अब जानकारी कुछ ही देर में साझा हो जाएगी जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। अलग अलग राज्यों में आचार संहिता और तमाम योजनाओं को लेकर जो होड़ मची हुई थी उसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी है कि जैसे ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उन तमाम योजनाओं पर रोक लग सकती है? तरीके से आचार संहिता की बात की जाए तो आचार संहिता भी आज लग जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ ही देर का इंतजार है। उस इंतजार को लेकर तमाम पार्टी की नज़र रखे बनी हुई है, क्योंकि जो शिलान्यास करने थे तमाम पार्टियों को, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, कोई सी भी 5 राज्यों में जो चुनाव होने उन पार्टियों को यही इंतजार है जो शिलान्यास तमाम पार्टी कर रही थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई सी तमाम ऐसी पार्टी हो जो शिलान्यास अब तक कराए गए हैं, जो अब रोक लग जाएगी उसी पार्टी को। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी हम बात कर रहे थे, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अब चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for the chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your questions. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. My colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji on my right side, and Shri Arun Goel ji on my left, ECI officials and friends from media in such a large number, very good morning to you.
I hope you had a good weekend. You were all worried that the conference may happen during weekend. So I hope you had a good weekend. And it's a good starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana. And we have gathered here today after a significant hiatus of 6 months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, to just tell you, income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, RBI, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties representatives और उनके भी जितने सुझाव, जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए. उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है. So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th December 23. Then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 है. और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो 16.14 करोड़ हैं कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं. सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स in almost in the 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80+ voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके total voters की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80+ 24.7
and Centurion voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी। और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज़्यादा फेवरेबल है विमेन का। इट इज़ 1063 एंड 1012, विच इज़ अ वेरी हैप्पी स्टेट। इन अदर स्टेट्स ऑल्सो it has improved because of the special efforts undertaking during the SSR, और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये electoral ratio काफ़ी बड़ा है। तेलंगाना is also very high, 9998, and so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat. जो इलेक्ट्रल रोल है वो पूरी तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है। और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एसएसआर पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है। सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स, यंग वोटर्स, particularly vulnerable tribal groups, persons with disabilities, senior citizens, transgenders, सबके ऊपर में इस एसएसआर में जो इन 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया, ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आएं। सो दिस इज द एफर्ट, हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम इनटू द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल। सो फ्रॉम रोल टू पोल is the emphasis by which we are all working. So now, friends, very interesting and a special effort which the commission is undertaking. ये जो particularly vulnerable tribal groups हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं, they are almost the lowest in the human development indices in the entire country, in the amongst the voters. So we will enroll them fully. And as a happy reporting to you, in these 4 states we have 12 PVTGs and they have been enrolled 100%. तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% एनरोल हुई हैं, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशंस में लाने की कोशिश करेंगे। अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, 18 to 19 ईयर्स इन दीज 5 स्टेट्स। एंड एज यू आर ऑल अवेयर, देयर वाज एन अमेंडमेंट for qualifying dates to be changed to 4 dates instead of the 1st January of the every year. So उसकी वजह से 15.39 lakh voters are such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the positive effect and of that amendment which we brought. And in line of that, we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations would be managed by our youngest employees, so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women का जो gender ratio है वो भी लगातार improve हो रहा है. So Chhattisgarh has improved from 995 to 1012. For Madhya Pradesh from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio. And Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. तो अब एफर्ट ये है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज विच आर पॉसिबल. हाउ डू वी डू दैट? So if you look at the inclusive and pure nature of the electoral roll, since the efforts we are making after the second SSR which happened in these 5 going states, 57.89 lakhs is the total addition, and this happened. There is an house-to-house survey which is happening which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run-up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs,
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मॉडिफिकेशंस। किसी का एड्रेस गलत है, किसी का फोटो ठीक नहीं है, किसी का फोन नंबर डला हुआ नहीं है, सबके लिए 22.35 लाख मॉडिफिकेशंस और 18 to 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस। ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी। These are being put on the media's website and all, so you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side, and it will be posted also in our website immediately. Next, before coming to the overview of polling stations, friends, through you, let me tell everybody, all voters in the country, that जो general SSR है, summary revision for the year 24 would start from 17/10/23. Draft rolls will be published on 17/10/23. तो मेरा सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें। कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है, या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उसमें। किसी को चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं। घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे would be undertaken by BLOs from 17/10/23 to 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO or through the voter helpline BHA application. You can directly do this. So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting, and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations there would be 17,734 polling stations, which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, light, help desk, signage. सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुविधा होगी, और प्रयास यह है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें। शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में PWDs, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू द मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, and we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station, when we can do this respect and the separate treatment for them, which is their due, why can't we do it elsewhere in the society? So this is our modest effort to bring this fact into the limelight. Coming to the elderly voters, as you know, in all these states also, they will have the facility to vote from their home. Form 12D 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं। Similarly, next, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें। अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है, 8 किलोमीटर इससे बचेगा चलना, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, दिस इज दोज एरियाज। सिमिलरली इन राजस्थान, दिस इज ऑल्सो न्यू बूथ। तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े, वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं।
इसी प्रकार से जो हमारे, मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं। बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा, जो कि मांडला एमपी में, जस्ट दी शोकेसिंग। और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, पिपरिया डिस्ट्रिक्ट नर्मदा एमपी, इसमें 165 kilometers from district headquarters, tribal dominated district. People will go, and this is the kind of rivers and all terrain they will cross. This is in Mizoram, 22 non-motorable polling stations. तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल हैं वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं। और 6 महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं। और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रू यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज 5 स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएं। स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ, विमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दोज वेयर वी सी अ लिटिल एपैथी। फ्रेंड्स, आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की, और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे। और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है। नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर द वोटर टू डिसाइड on the basis of an informed choice as to what he wants to do. Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहाँ से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थीं, और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी। तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू IT सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड, and in which the contribution report which is due of every year by 31st October would have to be filled. Similarly, annual audit reports political parties को अब इसी IT tools में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे, और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो, और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प इन ईज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू फिल अप दिस डिटेल्स ऑनलाइन, एंड वुड ऑल्सो हेल्प अस इन कीपिंग इट एट वन प्लेस एंड डू वॉट एवर assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 असेंबली इलेक्शंस में। व्हाट इज दिस? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए। डोंट वर्क इन साइलोज, वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, बट इट डजंट गेट कोऑर्डिनेटेड ऑफन। सो दिस सिस्टम विल गिव एन एक्सेस, विल ऑनबोर्ड ऑल द central and state enforcement agencies during the election period, and they will have to report as soon as any action they take.
And if they don't fill up, it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं. अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है. ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव एनफोर्समेंट एजेंसीज वुड गेट कोलेटेड एंड वी होप would also get analyzed on a far more real-time basis so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. In this reference, we have got some check post established which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 check posts. These 940 checkposts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, forest and transport. तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं. Now what we have directed them to do a coordinated effort. Pool their resources, establish synergies. पांचों एक साथ मिलके काम करें. और क्या काम करें? इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में they will keep a very strong watch and we have almost told them to dry up inflow of cash, liquor and drugs. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहाँ जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था. सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस एंड ऑल दी चेकिंग ऑफ कार्गो मूवमेंट थ्रू नॉन शेड्यूल्ड चार्टर्ड फ्लाइट्स. दिस वी विल इशू द गाइडलाइंस ऑल्सो इन ग्रेटर डिटेल. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है. कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो. मनी पावर, ऑल दीज एजेंसीज हैव बीन स्ट्रिक्टली आस्क्ड टू कीप strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again at the polling stations wherever necessary we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे उस तरह की घटना ना हो. ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है because of the experience which we had in certain states. जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं. तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before.
So this will be physically collected, and the postal ballot facility is available in the same sense, but at the facilitation center. Next. Now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement-free elections, because money power is one thing which we want to restrict. We now will come to the schedule which you are awaiting, state by state. And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November, and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands, and I'll direct the mic to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. So it's being tweeted to you. इट्स बीइंग ट्वीटेड, बट हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. मिजोरम visible to all. Next. Madhya Pradesh, date of poll 17th November. Rajasthan, 23rd November. And Telangana, 30th November. We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Yeah, floor is open for questions. Gentleman in the first row. Yeah. उनको माइक दे दीजिए. We'll come to you next. आपको आएंगे सेकंड. गुड आफ्टरनून सर, मोहित दुबे हूँ सर, न्यूज़ नेशन चैनल से. सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई. सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं. कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनज़र, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा. इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी. इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है? Yeah, gentleman in the second row there. Yeah, mic is coming to you, just wait. Yeah. सर मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर, हमारी नज़र न्यूज़ चैनल है. सर ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शंस में,
देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं। तो सर कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ? और पॉलिटिकल, एक छोटा सवाल सर, आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा, क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया? Yeah, gentleman in the second row there, in the middle of that row, please. सर मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ से। सर मेरा सवाल यह है कि आपने आपराधिक छवि वालों का जो जिक्र किया है और उसको लेकर जो एक्शन की बात की है और जो प्रचार भी करना होगा उनको 3 बार बताना, लेकिन क्या ऐसे आपराधिक छवि वाले, उनकी रोकथाम को लेकर इसके अलावा आपके पास क्या उपाय रहेगा, और अगर जानकारी नहीं मिलती तब एक्शन क्या होगा? एक The lady at the back over there, yeah. Yeah, give it to the lady, yeah. मीतू जैन फ्रॉम द वायर। मेरा सवाल इलेक्टरल रोल्स की प्योरिटी को लेके है। आपने बोला है कि जो बीएलओ होगा वो जो डेटा है वो अपडेट करेगा। सवाल ये है कि बीएलओ कितना कंप्यूटर savvy है ये डेटा अपलोड करने के लिए, और ये डेटा वो खुद अपलोड करता है या इज़ इट आउटसोर्स टू somebody else जो ये काम करेगा? Or if it is outsourced, then what is the procedure that is followed for outsourcing this work to somebody who would be uploading this data? Thank you. Just we'll have another round later, okay. छत्तीसगढ़ में चुनाव के विषय में आपने प्रश्न पूछा। देखिए, हर नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं। फेज 1, फेज 2 इन ऑल द इलेक्शंस दैट विल बी डन, और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आएं, और जो जहाँ भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का ज़रूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। कैश और फ्रीबीज, कैश, फ्रीबीज, ड्रग्स, लिकर, कंज्यूमेबल गुड्स, ये मेनेस है। हम लोग उसके प्रति पूरी तरीके से सजग हैं। जस्ट गिव यू ए स्मॉल फिगर, जो अभी पीछे 6 इलेक्शंस हुए हैं उसमें अगर मैं आपको अलग से भी दिलवा दूंगा, लेकिन लगातार उनमें वृद्धि का जो प्रतिशत है, इन सम स्टेट्स इट इज अप टू 6000%, बट इन ओवरेज इट इज, मैं बताता ही हूं आपको एग्जैक्ट। Karnataka was 83 crores in 2017. First, I will speak the last election figure, then the recent. 83, which has increased to 384 crores. Tripura was 1.79 crores, increased to 45 crores. और त्रिपुरा में violence, you all remember 0, repoll 0, and this was the kind of improvement in the seizures. So what we are trying to do is to improve the overall environment of elections, be it violence, be it freebies, be it the ease of voting for the thing, be it the improvement in the human face of the entire electoral roll, transgenders, PBTGs. So it's an overall qualitative and quantitative change in the electoral roll, also in the way elections are held. Nagaland, 4 crore to 50 crore. We used to be concentrating more on the peaceful elections which happened there. Simultaneously this also happened. Meghalaya 1.1 to 74 crores. All these figures we will get put on the social media also. Gujarat 27 crores to 800 crores. We caught huge drugs factory.
Similarly, in UP elections, it was caught through the seas. HP 9 crore to 57, Uttarakhand 6 to 18. So, likewise, in all these states, and therefore, are very strict instructions to all the enforcement agencies, and we mean business. We have told them. It is not that हमने बोला और हम बोल के उनको वापस चले आए, नहीं. Railways, airports, private airfields, private unscheduled flights, drugs, borders, national and international, both. Storage of godown, in the godowns, all godowns have been identified by the enforcement agencies in each of these states where there could be a possibility of storage of any material of freebie. So, I think you will get to see the results and then decide for yourself, as I have explained about the 7-8 states. So, we are committed, and also more responsibility on us to prove this in these 5 elections, because we want to go clean and far more into the 24 elections. आचार संहिता का इलेक्शन आपने उल्लंघन पूछा. आचार संहिता का उल्लंघन जैसे जैसे होता है उस पर हर एक पर कार्रवाई होती है. आप देखने से शायद रह गए होंगे, ये सब उपलब्ध हैं और उसमें लार्ज नंबर में हर स्टेट्स में हुई हैं. लोगों को जिन्होंने कहा है उनको वार्निंग्स दी गई हैं, केसेस हुए हैं, और उन केसेस को हम जब भी वहाँ जाते हैं रिव्यू करते हैं. आपराधिक छवि के लोगों के बारे में जो प्रश्न पूछा गया, उनको वो एडवर्टाइजमेंट देना मस्ट है. That is what is the extent legal provisions as of now, regulatory framework, that उनके बारे में बताना वोटर्स को, ये हमारा कार्य है. जब एक बार वोटर को तो ये आप चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन पा रहे थे. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. आपको बता दें कि मिजोरम 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 फेजों में. इसके अलावा मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं. 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान. इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं. इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ तारीखों का ऐलान. 4 राज्यों में 1 चरण में होंगे मतदान. छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होंगे मतदान. मिजोरम में 7 नवंबर को होगा मतदान. मिजोरम में 7 नवंबर को होना है मतदान. इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं. छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगा मतदान, यानी कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण, 2 चरणों में छत्तीसगढ़ का मतदान संपन्न होगा. छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को होगा मतदान. मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में होना है मतदान. इसके अलावा बात करेंगे राजस्थान की. राजस्थान में 23 नवंबर को होगा मतदान और साथ ही साथ तेलंगाना में 30 नवंबर को होगा मतदान. तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है. चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी है. छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा. इसके अलावा सभी राज्यों में 1 चरणों में मतदान संपन्न कराया जाएगा. 4 राज्यों में 1 चरण में मतदान होगा. मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में 1 चरण में मतदान संपन्न चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाएगा. इसके अलावा आपको बता दें कि 7 नवंबर से शुरू हुए चुनाव की काउंटिंग की डेट 3 दिसंबर रखी गई है. 3 दिसंबर को सभी राज्यों में एक साथ अलग अलग जगहों पर काउंटिंग होगी और इसके अलावा 5 दिसंबर को ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया का समापन होगा. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तारीखों का ऐलान किया गया. 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान. मिजोरम 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश 17 नवंबर, राजस्थान 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को होने हैं चुनाव. इसके अलावा काउंटिंग की बात करें तो राजस्थान में 30 अक्टूबर तक नॉमिनेशन भरे जा सकते हैं. तेलंगाना में नॉमिनेशन की बात करें तो 3 नवंबर तक का समय तेलंगाना में नॉमिनेशंस के लिए दिया गया है. सभी राज्यों में काउंटिंग की यदि हम बात करें तो 3 दिसंबर को चुनावों की वोटों की काउंटिंग 3 दिसंबर को होनी है और 5 दिसंबर तक चुनाव आयोग की चुनावों की ये प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी.
तो तेलंगाना में 30 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को और राजस्थान में 23 नवंबर को होने हैं चुनाव। और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। जो नितिन, चुनाव की तारीखों का ऐलान अलग अलग राज्यों के लिए हो चुका है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए प्रियंका, बिल्कुल 5 राज्यों के चुनावों को जो तारीखों का ऐलान है वो अलग अलग उसमें कर दिया गया है। बता दें कि तेलंगाना में जो है, छत्तीसगढ़ में जो 2 चरणों में जो चुनाव होंगे। बता दें कि राजस्थान में 23 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसमें साफ तौर पर सबको जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जिस तरीके आचार संहिता लगाने की जो बात यहाँ पर लगातार की जा रही थी, आचार संहिता लगने के बाद तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि आखिरकार उसका कोई भी उत्पीड़न किया करते हैं तो उस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तमाम उस चीज़ को देखते हुए कि तमाम ऐसे मुद्दों को रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनावों का जो ऐलान था वो कर दिया गया था, तो उसमें जो है साफ तौर पर यही कहा गया है कि राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमाम ऐसी जगहों पर जो पूरी तरीके से जो है चुनाव आयोग नज़र बनाए रखेगा। क्योंकि उससे पहले एजेंसियों के द्वारा जो सर्वे कराए गए थे, उन सर्वों में जो है साफ तौर पे यही कहा गया था कि चुनाव आयोग की तरफ से सभी ठीक ठाक जैसा नज़र रखी जाएंगी। और तमाम जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग ने जो है अपने वोटर आई कार्ड को लेकर भी बताया गया है। जिस तरीके से वोटर आई कार्डों को लेकर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना होता था, लेकिन उसमें मोबाइल नंबर, तमाम ऐसी चीज़ों को रखा गया है कि आखिरकार उनको जो वोटिंग डालने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकती है। जी, इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर जानकारी ये भी है कि महिला वोटरों की संख्या, चुनाव आयोग का जो सर्वे है या जो डिटेल अलग अलग राज्यों में उन्होंने भ्रमण किया, उसके बाद उनको जानकारी निकल कर आई कि महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा 60 लाख फर्स्ट टाइम वोटर इन चुनावों में शामिल हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से जो है साफ तौर पे यही कहा गया है कि अब की बार महिला वोटर्स की जो संख्या है वो कम से कम ज़्यादा बढ़ी है, तो लगातार उसको देखते हुए कहा गया है कि इस पे जो 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स की जो बातें यहाँ पर करते थे लगातार की वोटिंग को लेकर, जो तमाम ऐसी चीज़ें थी कि जिसका जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको भी जो है जिक्र करने बात की गई है। और कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम भी होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए, सारी चीज़ों को देखा गया। और साथ ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने करा है कि आखिरकार इसमें तमाम पार्टियां जो हैं उस पर नज़र बनाएंगी और तमाम ऐसी जो चीज़ें होंगी उसके लिए जो है तमाम ऐसे मुद्दों को जो है यहाँ पर लगाया जाएगा। और साथ ये भी कहा जा रहा था चुनाव आयोग की तरफ से कि लगातार कि हमने जब उस समय सर्वे किया गया तो सर्वे में जो है सबसे ज़्यादा महिला वोटर्स की संख्या पाई गई है। तो वहाँ बात की जाए तो पुरुष वोटर की, तो उसमें पुरुष वोटर की संख्या जो है कहीं ना कहीं लगातार बढ़त नज़र आई है। उसी को जो है साफ ये कर दिया है कि अब की बार जो चुनाव होना है पूरी तरीके से इस पर चुनाव आयोग नज़र बनाए हुए। और ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार किसी भी तरीके की जो दिक्कत लगती है तो उस पर जो तमाम जो वहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारी वहाँ पर रखे जाएंगे, उन अधिकारियों से समस्या का समाधान भी चुनाव आयोग की तरफ से कराया जाएगा। और तमाम पार्टियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जी, इसके अलावा चुनाव आयोग के द्वारा एक और खास बात यहाँ पर बताई गई है कि तमाम नए वोटरों को वोटिंग पोल लाने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि वोटिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। साथ ही साथ चुनाव के कैंडिडेट के द्वारा और चुनावी पार्टियों के द्वारा जो पैसा खर्च होता है उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने काफ़ी बारीकी से जानकारी दी है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से नए युवाओं को वोटिंग में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो नए युवा रहते हैं या चाहे कोई भी जनसंख्या रहती है उनको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है लगातार वोटिंग को लेकर जब वोटिंग का टाइम आता है तो उनको वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है, तो उसको भी जो है घनी बारीकी से जो है चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। और वहाँ जो तमाम पार्टी फंड जो करती है, पार्टी प्रत्याशी जो पैसे खर्च करते हैं उसको भी बारीकों नज़रों से देखा जाएगा। आखिरकार इतना पैसा कोई खर्च ना करे, तो उस पर जो तमाम ऐसे मुद्दे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बगुल था वो बच चुका है। क्योंकि तमाम पार्टी इसी चीज़ का नज़र बनाई हुई थी कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और तारीखों का ऐलान हो, उसी ऐलान के बाद तमाम प्रत्याशी अपने मैदान में उतरेंगे और मैदान में उतरने के बाद तमाम घर जो है डोर टू डोर प्रोग्राम करेंगे। क्योंकि इस तरीके से देखा जाता था लगातार जो काफ़ी पार्टियों के शिलान्यास रुके हुए हैं, जो पार्टी जो लगातार करती थी कि इसको जो है जल्दी से जल्दी कार्य पूरा किया जा सकता है। लेकिन अब जब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है तो अब इसमें जो है पूरी तरीके आचार संहिता भी लगाने की बात जो है चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। और कहा है कि जल्दी से जल्दी जो कार्य रुके हैं उन कार्यों को वहीं पर रुका जाएगा। क्योंकि इस तरीके से देखा जाता है लगातार तमाम पार्टी जो है बड़े बड़े दावे वादे करती है
क्योंकि इसमें देखा जाता है राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या कोई से भी जो अलग है, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उन चुनावों की तारीखों का ऐलान आज हो चुका है। बता रहे हैं कि जो जिस तरीके छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होने हैं, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि लगातार जो ज़्यादा काफ़ी बड़ा क्षेत्र है उसमें जो किस तरीके से वोटिंग की गिनती कराई जाएगी, तमाम ऐसे अधिकारी मौके पे रहेंगे, उन मौके पे जाके जो है तभी का जायजा करेंगे। जब वोटिंग लिस्ट में जब वोट डालने के लिए लगातार अधिकारी पहुंचेंगे, उन अधिकारी जो है उनकी नज़र बनाएंगे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर देखा जाता है जब वोटर लिस्ट से नाम जो काट दिए जाते हैं उसमें काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। और ये भी कहा जाता है कि इसमें जो है वोट लिस्ट से इनका नाम काट दिया गया, क्योंकि वोट कोई और डाल देता है, तो उसमें साफ तौर पर नज़र बनाने की बात लगातार चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि उसके सख्त कार्रवाई भी की जाएगी लगातार ऐसे जो नाम सामने आते हैं। क्योंकि कहाँ पहले जो लोग जाते हैं वोटिंग लिस्ट में जब समय वोट डालने के लिए, तो उनके वोट या तो कोई और डाल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद या तो चुनाव वह उससे वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जाता है, तो उसको भी जो है पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। आखिरकार किसी को किसी प्रकार की परेशानी होगी तो तमाम ऐसे अधिकारी मौके पर रहेंगे, उन अधिकारियों से समस्या का समाधान करेंगे। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो पार्टी फंड ज़्यादा खर्च करते हैं लोग, उन पे भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल नितिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत भी जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही साथ एक बात यहाँ पर और निकलकर सामने आई कि नए वोटर की साथ ही साथ इस बार सख्ती को लेकर भी चुनाव आयोग ने कहा है कि सख्ती पूरी तरह से बढ़ती जाएगी, क्या कुछ ताजा जानकारी है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना है। पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि जो छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा चुनाव होना है वो 2 चरणों में चुनाव होना, जैसा कि आज चुनावी घोषणा में देखने को भी मिली। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, जिससे साफ तौर पर क्लियर हो चुकी है तस्वीर की छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीख तय की गई है। जैसे राजस्थान में 23 नवंबर, तो अगर मैं बात करूं तेलंगाना में, तो तेलंगाना में 30 नवंबर है। जबकि 5 राज्यों के जो चुनावों की जो मतगणना है वो 3 दिसंबर को एक साथ की जाएगी और 3 दिसंबर को तस्वीर क्लियर होगी कि किन राज्यों में किसकी सरकार होगी। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये जो विधानसभा चुनाव होने, कहीं ना कहीं इसको लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो राज्य चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश वो राज्य है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की तस्वीर को काफी हद तक बदल सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश वो शहर है, वो राज्य है जहां पर पहले सरकार तो कांग्रेस ने बनाई, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं शिवराज चौहान ने ऐसा खेल खेला जिसमें बीजेपी की वहां पे गवर्नमेंट बन गई, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं वहां पर भी कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं चुनाव आयोग के नियमों की, तो विशेष तौर पर इस समय कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जिसमें विशेष तौर पर जो बुजुर्गों को घर से वोट करने की बात कही गई है। वही अगर मैं बात करूं तो जो उम्मीदवार है उनको लेकर भी विशेष तौर पर कहा गया है कि कम से कम जो आपराधिक छवि वाले जो उम्मीदवार है उन्हें कम से कम 3 बार इश्तेहार देना होगा, जनता को बताना होगा कि उनके ऊपर किस तरह का जो आपराधिक मुकदमा दर्ज है वो साफ करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जहां एक और 5 राज्यों के चुनाव की जो घोषणा हो गई है, वही इस बार चुनावी घोषणा में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन काफी सख्त भी नजर आया है। जी, इसके अलावा अजीत, जिस तरह से चुनाव के दौरान पार्टियों और साथ ही साथ कैंडिडेट के द्वारा जो खर्च किया जाएगा चुनाव पर, उस पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। टैक्स को लेकर, बचने को लेकर भी चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा गया, राजीव कुमार के द्वारा ये कहा गया कि पहले पूरा ब्यौरा उन तक पहुंचेगा और उसके बाद ही टैक्स से छूट मिलेगी। बिल्कुल, ये हालांकि इस बार ये टैक्स को लेकर के जरूर कुछ एक नया सामने रखा गया, लेकिन जो खर्च की बात अगर हम करें तो हर बार चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है वो अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ गणित लगा बैठते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि उन्हें जो टैक्स की रिबेट है वो तभी मिलेगी जब वो पूरे तरीके से अपने खर्च का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को देंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार इलेक्शन कमीशन काफी सख्त है और सख्त नियमों के साथ ही इस बार चुनाव करवाए जाएंगे। अलग अलग तारीखों में अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसके बाद 3 दिसंबर को तमाम जो 5 राज्यों के जो चुनाव की मतगणना की जाएगी
और 5 राज्यों की किसकी सरकार होगी, किसकी सत्ता होगी, वो 3 दिसंबर को तस्वीर उसकी साफ होगी। जी बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ राजस्थान से संवाददाता रमाकांत जुड़ चुके हैं। जी रमाकांत, जिस तरह से अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, राजस्थान की हम बात करें तो 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने हैं। क्या कुछ वहां का माहौल है? आचार संहिता भी लग जाएगी और इसके बाद क्या क्या कुछ खास होने वाला है, क्या नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज आचार संहिता का ऐलान हो चुका है और कहीं न कहीं जिस तरह से चुनावों को लेकर यहाँ तैयारियां, सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर सभी पार्टियां लिस्ट जारी तैयार को लेकर संशोधित लिस्ट हैं, तैयारियां लगातार, बैठकें जारी है। मैं बात करना चाहूँ कि जिस तरह से 23 तारीख को यहाँ पर चुनाव की तारीख तय की गई है कि 23 तारीख को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को यहाँ पर क्या कहते हैं वोटिंग होगी, ये बिल्कुल घोषणा की जा चुकी है। और साथ ही बताया गया है कि राजस्थान में जो टोटल मतदाता है वो 5.2 करोड़ मतदाता है और इसमें क्या कहते हैं 2 करोड़ 73 लाख तो पुरुष हैं और इसमें 2 करोड़ 51 लाख 89,694 महिला वोट है। 30 नवंबर तक इसमें जितने भी वोटर्स हैं वो अपना बदलाव करवा सकते हैं। किसी मतदाता को वोटर लिस्ट से संबंधित कोई जानकारी बदलवानी है वो अपना बदलाव कर सकते हैं। साथ ही जो पोलिंग बूथ बना है उसको लेकर 51,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, यह चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। साथ ही जहां तक चुनाव पार्टियों को 31 अक्टूबर तक बताना होगा कि अभी उन्हें कहाँ से कितना पैसा मिल रहा है, उन्हें आयकर में छूट मिलती है, ये रिपोर्ट डिजिटल मोड में उनको देनी होगी। यानी कैंडिडेट के साथ साथ चुनाव पार्टी द्वारा खर्च किए गए धन की जानकारी भी चुनाव आयोग को उपलब्ध करानी होगी। और 1940 चेकपोस्ट बनाए गए जिसमें राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसी एक साथ मिलकर काम करेंगे और कहीं न कहीं चुनाव को लेकर अब कहीं न कहीं राजस्थान पूरा चुनावी मोड में आ चुका है। जी रमाकांत, जिस तरह से महिला वोटरों की संख्या इस बार बढ़ी है और चुनाव आयोग ने इस बात पर पूरा जोर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा सहभागिता निभाई जाए और जो वोटर हैं उनको पोलिंग स्टेशन तक लाने का काम किया जाए। कुछ ऐसे राजस्थान में पोलिंग बूथ भी हैं जो 3 से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर थे, उनकी दूरी में भी उनको घटाया गया है ताकि आसानी से वोटर वहां पहुंच सके। जी बिल्कुल, राजस्थान में बात करें वोटरों की तो 5,26,80,000 वोटर हैं, जिसमें मतदाताओं में अगर बात करें पुरुषों की संख्या 2,63,58,965 पुरुष हैं और महिलाओं की 2,51,89,694 पोलिंग यहाँ पर महिलाओं की वोटरों की संख्या है। चुनाव आयोग ने एक पहल करते हुए कहीं न कहीं महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वोट के लिए प्रेरित करने के लिए 1 किलोमीटर की संख्या भी घटाई है और कहीं न कहीं लोगों को एक तरह से जागरूक किया जा रहा है जिस तरह से महिलाओं में महिला वोटर्स में जागरूकता बढ़ सके। जी बिल्कुल, इसके अलावा जिस तरह से आप बात कर रहे हैं आचार संहिता लग जाएगी, कैंडिडेट्स की यदि हम बात करें तो एक ही फेज में राजस्थान में चुनाव होने और उसके बाद 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, तो कितनी खुशी की लहर पार्टियों में और साथ ही साथ प्रत्याशियों के खेमे में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, राजस्थान चुनावी मोड की तरफ अग्रसर हो चुका है। सभी पार्टियों की बात करें तो सब अपने अपने दावे और अपनी अपनी लिस्टों को लेकर मंथन कर रहे हैं और नवरात्रि में जहां तक है लगभग बीजेपी की 43 लोगों की लिस्ट जो संभावित जारी है, काफी दिनों से चर्चा चल रही है। श्राद्ध के चलते हुए लिस्ट कहीं न कहीं रुक गई है, नवरात्रि में पहली 15 तारीख को वो लिस्ट आ जाएगी, यही कांग्रेस अपना दावा कर रही है। और साथ ही कांग्रेस एक रैली निकालने का भी प्लान कर रही है ERCP को लेकर, जो चंबल परियोजना से जुड़ी हुई बड़ी रेल जो क्या कहते हैं पानी की एक योजना है पूर्वी राजस्थान के लिए, उसको लेकर ये प्लानिंग चल रही है। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपने अपने दावों को लेकर और वोटरों को रुझाने के लिए अपने अपने जो अब तक काम किया है 5 साल में, जो विपक्ष ने बताया, जो कमियां पार्टी पक्ष की बताई और पार्टी पक्ष ने जो काम किया है उसको लेकर अपने अपने वोटर्स को रुझाने का कार्य वृहद स्तर पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल रमाकांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नितिन भी हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। जी नितिन, जिस तरह से आपने रमाकांत को सुना और अजीत भी हमारे साथ बने हुए थे, जानकारी दे रहे थे, राजस्थान की यदि हम बात करें तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है और राजस्थान का हमेशा से ये इतिहास रहा है कि सरकार हर बार बदलती है, तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी का वहां पर ज्यादा हनक दिखाई दे रही है और दूसरी बात कितनी सीटों में क्या स्थिति बन सकती है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से रमाकांत ने जिक्र किया है कि जिस तरह राजस्थान में जो है कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि उसमें देखने को जो है लोगों को तमाम जो है ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, उसके बाद में अशोक गहलोत की सरकार बनी। गहलोत की सरकार बनने के बाद पहले से कांग्रेस में फूट नज़र आने लगी थी, क्योंकि सचिन पायलट एक दिग्गज नेता है, गुजरों के सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि गुजर भौगोलिक क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र वहाँ पर राजस्थान के अंदर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यही सोचती है कि इस बार जो है गुजरों को किस
तरीके से लुभाया जाए, क्योंकि गुजर वोटर्स की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है गुजरों की पाई जाती है, क्योंकि लगातार सचिन पायलट की जो फ्रेंड फॉलोइंग है वो सबसे ज़्यादा नजर आती है, क्योंकि सचिन पायलट उस समय से जो है नाराज चल रहे थे अशोक गहलोत से, क्योंकि उससे मनाने के लिए आला कमान वहाँ पर मौजूद रहता था। राहुल गांधी की यात्रा जब शुरू की थी तो उसमें भी सचिन पायलट काफ़ी नजर नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद जब आप चुनावों का जब बात की जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हुआ है। अब देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस को कितना इसमें नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार वहाँ पर ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा करती थी, ऐसी ऐसी चीज़ वहाँ पर लेके आई, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा जो है बेरोजगारी का, युवाओं को नौकरी देने के जो वादे किए थे, और वहाँ पर जो वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की बात की जा रही थी, लगातार करने की मांग कर रहे थे सचिन पायलट, उस मुद्दे को लेते हुए, क्योंकि युवाओं की जो बात थी सचिन पायलट के साथ है, आधे से ज्यादा युवा राजस्थान का, लगातार राजस्थान जो है अब कहीं ना कहीं बदलाव की भी नजर आ सकती है, क्योंकि उस समय लगातार ये देखा जाता है कि सचिन पायलट जिस तरफ जाते हैं, क्योंकि युवा उसके साथ ज्यादा जुड़ जाते हैं। नितिन आपके पास आते हैं वापस लौटकर, रमाकांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमाकांत, जिस तरह से राजस्थान की हम बात कर रहे हैं और नितिन इस बात को लेकर जानकारी दे रहे थे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में गहमागहमी हमेशा बनती है, हालांकि बीच में कहीं ना कहीं मेल मिलाप की भी खबरें आला कमान के निर्देश पर आती है, लेकिन उसके बाद दोनों में क्या फूट है ये हर किसी को पता है। एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ बीजेपी के द्वारा भी जिस तरह से रमेश बिधूड़ी को वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी बीजेपी के लिए किस तरह की खबर है? क्या लगता है आपको कि ये दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के लिए क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे? जी रमाकांत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद टेक्निकल दिक्कत है, हम नितिन के पास वापस रुक करेंगे। नितिन, जिस तरह से हम जानकारी रमाकांत से मैं सवाल लेना चाह रही थी यहाँ पर कि एक तरफ रमेश बिधूड़ी, दूसरी तरफ सचिन पायलट, दोनों का ही जो इतिहास है वो अब किसी से छुपा नहीं है। क्या लगता है आपको कि ये दोनों ही क्या अपनी अपनी पार्टियों के लिए कुछ कमाल दिखा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजस्थान में सचिन पायलट का पहले से ही जो है बहुल बोला हुआ है, क्योंकि सचिन पायलट लगातार राजस्थान की राजनीति में सक्रिय नजर आते हैं। क्या है, युवा की बात की जाए तो युवा भी सचिन फ्रेंड फॉलोइंग कब से सबसे ज़्यादा नज़र आती है। वहाँ बात की जाए तो रमेश बिधूड़ी की, क्योंकि रमेश बिधूड़ी को अब की बार प्रभारी राजस्थान का बनाया गया है। राजस्थान में बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी गुजर भौगोली क्षेत्र हैं उन गुजरों की वोट बैंक को किस तरीके से बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ मिले, क्योंकि उस पर देखा जाता है लगातार कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि जहां सचिन पायलट लगातार युवाओं के साथ में खड़े नजर आते हैं, चाहे वो अपने कांग्रेस के हों या किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे अपनी पार्टी के खिलाफ या धरने पे बैठ जाते हैं सचिन पायलट, तो उसको देखा जाता है कि अब की बार जो रमेश बिधूड़ी को भेजा गया है, रमेश बिधूड़ी भी जो गुजरों का एक अच्छा चेहरे हैं, उस चेहरे को निकालने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जो है प्रभारी बनाया राजस्थान का। लेकिन अब यह देखना होगा कि आखिरकार किसकी जनता किसके साथ जाएगी, क्योंकि उधर राजस्थान में सचिन पायलट पूरी तरीके से सक्रिय नजर आते हैं कांग्रेस के लिए, तो वहीं रमेश बिधूड़ी की बात की जाए तो रमेश बिधूड़ी भी लगातार युवाओं के बीच में जा रहे हैं, गुजर के जो लोग हैं, गांव हैं, उन गांवों का दौरा कर रहे हैं लगातार, क्योंकि इस तरीके से देखा जा रहा है जब वोट बैंक का जब बात की जाती है, वोटर का टाइम आता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता को सामने लाती है, क्योंकि वहां पर जो बहुली क्षेत्र रहते हैं, चाहे गुजर हो, पंडित हो या कोई सी भी जाति ब्राह्मण जाति के हों, उनको लुभाने के लिए उसी के तरीके से वहां के जो लोग हैं उनको भेजा जाता है। वहां चाहे गुजर बाहुबली क्षेत्र की बात की जाए, गुजर बाहुबली क्षेत्र जो सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान की संख्या कहना है कि जो लोग हैं उनका कहना होता है कि आखिरकार यहाँ पर जो बदलाव वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है। जब से कांग्रेस सरकार आई तो सचिन पायलट लगातार जो है बगावत नजर आते थे। उस समय से ही सचिन पायलट का कहना था कि युवाओं को रोजगार की बात हमारी पार्टी की तरफ से कही गई थी। उस समय जब मुख्यमंत्री बनने का नाम सबसे पहले सचिन पायलट का सामने आ रहा था, तो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे थे तो सचिन पायलट के जो युवा फ्रेंड फॉलोइंग है वो कम से कम ज्यादा नजर आ रहे थे, लगातार खुशी की माहौल लहर रहती थी। लेकिन जब से सचिन पायलट का नाम नीचे हुआ है तो उसको देखे हुए, क्योंकि सचिन पायलट को उस समय उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिन पायलट आपको रोकूंगी मैं यहाँ पर, आपके पास आऊंगी वापस। हमारे साथ विकास भी संवाददाता छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से अब 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होने हैं, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। क्या कुछ स्थिति वहां पर है? और दूसरी बात, 2 फेज में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, 5 राज्यों के इलेक्शन को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन ने पहले ही छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों पर तैयारियां पूरी कर ली थी। इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण जो है छत्तीसगढ़ में विशेष तैयारियां इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई है। यहाँ पे एक प्रकार से जो है मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई तो वही नए वोटर की संख्या भी लगातार बढ़ी है, जिसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ इलेक्शन कमीशन ने भी पहले ही तैयारी कर ली थी। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई है।
आज जो है ऐसे नक्सल प्रभावित इलाकों का चयन अलग से किया गया है, जिसको लेकर जो है सेकंड फेज को 17 नवंबर को इलेक्शन करवाया जाएगा। साथ ही जो है इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो है वोटरों की संख्या और करेक्शन को वोटर आईडी में करेक्शन को लेकर जो है अलग से एक निर्णय लिया है, जिसको लेकर जो है 17 नवंबर से जो लेकर जो है 30 नवंबर तक जो है मतदाता जो है अपने वोटर आईडी में किसी प्रकार की जो करेक्शन हो उसको क्या कर सके। जी, इसके अलावा विकास, जिस तरह से लगातार सरकार के द्वारा दावा तो जरूर किया जा रहा है कि नक्सल को लेकर अब सरकार को जीत मिल गई है, नक्सल वाद वहां पर काफी हद तक कमजोर किया जा चुका है, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा जो 2 फेज में चुनाव का ऐलान किया गया उससे साफ है कि कहीं ना कहीं चुनौती चुनाव आयोग के सामने थी। यही वजह है कि बाकी राज्यों में 1 फेज में, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। जी, मैं बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की आबादी का 40% जो हिस्सा है नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। बस्तर, सरगुजा समेत राजनांदगांव जो क्षेत्र है नक्सल प्रभावित था। पिछले 5 सालों में नक्सल की वारदात जो है छत्तीसगढ़ में लगातार जो कम हुई है, जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार जो है नक्सल प्रभावित इलाकों पर फोकस किए हुए थे। इसको लेकर जो है आज इलेक्शन कमीशन ने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पे नक्सली हादसों का जिक्र जो है कम की बात कही है, इसको लेकर वहां भी स्पेशल टीम गठित की। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिएगा हमारे साथ कि जिस तरह से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मिजोरम में 7 नवंबर को होना है मतदान, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है, 7 नवंबर और 17 नवंबर। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर के साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 17 नवंबर में 1 फेज में मतदान कराया जाएगा, जबकि राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को होगा मतदान। 3 दिसंबर को मतगणना होगी सभी राज्यों में। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद में 5 दिसंबर को ये पूरी चुनावी प्रक्रिया का समापन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। और इसी के साथ ही हम लगातार आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रायसेन एमपी से दिनेश यादव संवाददाता जुड़ चुके। इससे पहले आपको सुना देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा जो हुई, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा। Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for every. और इसके बाद हमारे साथ लगातार दिनेश यादव बने हुए हैं, रायसेन से जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, जिस तरह से चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान हो चुका है, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को 1 फेज में चुनाव होगा, क्या कुछ खास होने वाला है? इसके अलावा पुरुष और महिला वोटरों की भी बात करें तो संख्या बढ़ी है इस बार। बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव का ऐलान ना हुआ हो अभी फिलहाल में हुआ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मी है वो लगातार देखी जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यहाँ पर 2 सूची जारी कर दी थी, जिसमें लगभग 79 प्रत्याशी जो हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मैदान में उतर चुके थे। बस ऐलान होने का यहाँ पर जो बाकी के सभी प्रत्याशी जो उनको ये देखने था कि कब तक यहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है। अब यहाँ पर बात किया है तो मध्य प्रदेश में जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है,
फिर से जो चुनावी सरगर्मी वो यहाँ पर बढ़ गई है। फिलहाल में हम बात किया तो यहाँ पर भाजपा ने दो सूची अपनी जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस की यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सूची नहीं आई। तो माना जा रहा है कि जैसे ही प्रतिपक्ष समाप्त होंगे तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जो है सूची वो यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि लगातार दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो जारी है। लगभग 140 प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के, उनके नामों पर यहाँ पर दिल्ली में मंथन किया गया था, जिस हिसाब से अभी कल ही पूर्व सीएम कमलनाथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनका बयान आया था कि हमने 140 नामों पर यहाँ पर चर्चा की है। और लगभग बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लगभग 100 के आसपास यहाँ पर जो है कांग्रेस के पहले यहाँ पर प्रत्याशी की लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वो लिस्ट जब भी आने वाली होगी जब जैसे ये प्रतिपक्ष समाप्त होंगे। प्रियंका जी इसके अलावा हमारे साथ छत्तीसगढ़ से आप बने रहिएगा, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से विकास भी जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी में ही कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ की खास तौर पर जिस तरह से हम बात करें तो एक तरफ सरकारी तमाम योजनाओं का आखिरी दौर में शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेताओं के दौरे होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किस पक्ष में हवा नजर आ रही है? जी देखिए, सत्ता सरकार में फिलहाल जो है कांग्रेस की सरकार है। 2018 में 71 की बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनी है, और इस सरकार बनने के साथ ही जो किसानों का मेन जो वादा था, समर्थन मूल्य का वादा था, उससे कांग्रेस की सरकार ने जो है उस वादे को पूरा किया है। साथ ही अन्य जो वादे भी थे उसको भी सरकार ने पूरा किया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस सरकार को के पक्ष में अभी से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है। जिसके समर्थन मूल्य की बात करें तो किसानों के लिए जो है भूपेश सरकार ने कई सारे वायदे जो किए थे वो उन्होंने पूरा किया है, जिसको लेकर जो है लगातार छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बना हुआ है, और वो चुनावी माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार 15 सालों से छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होने के बावजूद जो है अभी तक जो है ऐसा कुछ भी मुद्दे को उठा नहीं सकी है, जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी से दोबारा जो है कोशिश कर सके। बावजूद इसके लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करके प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह तो आने वाले वक्त समय में ही पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी की जी विकास, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो बार बार मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है, और नक्सलवाद एक जो समस्या है उसको लेकर, हालांकि कांग्रेस सरकार का कहना है कि अब नक्सलवाद में कमजोरी आई है, कमी हुई है, लेकिन जिस तरह से 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं ये एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा करता है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की तुलना अगर कांग्रेस के 5 साल में करें तो कांग्रेस ने जनता के लिए ऐसी स्कीम का योजना का शुरू की है, जिसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ की जनता काफी प्रभावित हुई है भूपेश सरकार से। और साथ ही नक्सल घटनाओं की बात करें तो पिछले 5 साल की तुलना में और 15 साल की तुलना में नक्सल घटनाएं काफी कम हुई है। अभी छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में नक्सल की ऐसी बड़ी वारदात छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, जिसको लेकर जो है काफी नक्सल की घटनाओं को लेकर कुछ कहा जाए। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर जो है काफी अच्छी तैयारी कर रखी है। अब जो है हर 2 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसको लेकर जो है काफी दूर मतदाताओं को जाना नहीं पड़ेगा। साथ ही जो है ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र वाले इलाकों में इलेक्शन कमीशन ने एक खासा प्रबंध किया है कि किसी भी प्रकार की जो विवाद की अगर स्थिति होगी तो वहां पे जो है डायरेक्ट एक इलेक्शन कमीशन की टीम रहेगी, जो वहां पे जाके सीधा तुरंत मतदान केंद्र को स्थापित करके वहां पे मतदान करवाया जाएगा। इसके अलावा जो है कई सारी पुलिस और बटालियन के फोर्स को भी नक्सल के कामों में लगाया जाएगा। साथ ही पीडब्ल्यूडी को भी वहां पे कई सारे बचाव कार्य सहित अन्य कार्य की जिम्मेदारी जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई है। जी आप बने रहिएगा हमारे साथ रमाकांत भी लगातार राजस्थान से बने हुए हैं। रमाकांत, राजस्थान की यदि हम बात करें तो हम जिस तरह से पहले भी चर्चा कर रहे थे कि एक तरफ तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो फूट का मामला बार बार उठता रहता है फिर शांत होता है, दूसरी तरफ जिस तरह से रमेश बुधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रभारी बनाया है, क्या लगता है आपको कि इन दोनों के साथ ही साथ जो नेगेटिव पब्लिसिटी जुड़ी हुई है ये क्या अपनी अपनी पार्टियों का भला कर पाएंगे? खासतौर से रमेश बुधूड़ी का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्या ये रणनीति काम कर पाएगी? जी बिल्कुल, बात करें पिछले 5 साल की तो 5 साल में कहीं ना कहीं सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत रहा है, पूरा प्रदेश इसमें परेशान रहा है। उसको लेकर विधायकों का जो गुट बना रहा उसको लेकर काफी कांग्रेस का नुकसान हुआ। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह से अशोक गहलोत का एक बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि सचिन पायलट आला कमान है और आला कमान जो कहेगा वो आला कमान में शामिल हो चुके हैं और आला कमान के हिसाब से भी सीटों का निर्धारण किया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं जिस तरह से का बयान अशोक गहलोत जी का सामने आया, तो ये स्पष्ट हो चुका है कहीं ना कहीं चुनाव मोड़ में जाते हुए राजस्थान में अब कांग्रेस में मतभेद खत्म करके और एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी पर है। और दूसरी बात करें बीजेपी सरकार की, जहां रमेश बिधूरी जी को टॉक प्रभारी जो बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछली बार जो गुर्जर और मीणा एक समुदाय था जिसको लेकर एक मैसेज था कि गुर्जरों का एक मुख्यमंत्री बनेगा, उसको लेकर गुर्जरों ने एक साथ पूरे वोट दिए थे, तो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी भुनाना चाहती है, इसलिए रमेश बिधूरी जी को वहां पर भेजकर कहीं ना कहीं लेकिन रमाकांत, इस समय जो हालिया बयान संसद में दिया था उसके बाद कहीं ना कहीं नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई है, उसका क्या असर होता हुआ नजर आ रहा है आपको राजस्थान में? बिल्कुल, रमेश बिधूरी जी जिस तरह से जो बयान दिया जिसको लेकर काफी निंदा भी हुई है और सभी पार्टियों ने उसको लेकर, विपक्षी पार्टियों ने बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं रमेश बिधूरी जी के बयान को लेकर जो एक तरह से लोगों के बीच में एक मैसेज तो है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं अपनी नैतिकता का उन्होंने हनन किया है और किसी सांसद के बारे में इस तरह का बयान देना वो गलत है। और कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन बीजेपी का जो है कि वो टॉक के अंदर गुर्जरों को वोट को लुभाया जा सके, वो एक सचिन पायलट को किस तरह से हराया जा सके, उसको लेकर पूरी प्लानिंग है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार दिनेश भी बने हुए हैं मध्य प्रदेश से। दिनेश, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर भी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं खतरे में बना हुआ है। आखिरी दौर में योजनाओं का शिलान्यास का ये तमाम दौर तो वहां पर चल रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी रिजल्ट जो जनता ने मैंडेट दिया था वो कुछ और दिया था, हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हो गया वहां पर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश के लिहाज से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो है अगर हम बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो फिर भाजपा फिर शिवराज के नाम से यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव को यहाँ पर अलग रूप से यहाँ पर लड़ा जा रहा है, अलग कैंपेन तरीके से लड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार यहाँ पर मध्य प्रदेश के दौरे हो रहे हैं, उससे पहले अमित शाह के भी यहाँ पर लगातार दौरे हुए। तो इस बार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रही है, जो भी चुनाव लड़ रही है वो केंद्रित नेतृत्व की चुनाव लड़ रही है। अभी जिस हिसाब से बात किया तो यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री शायद 7 सांसदों को यहाँ पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मैं यहाँ पर मैदान में उतारा, तो उसको लेकर भी यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है अब आने वाले समय होंगे या नहीं होंगे, या फिलहाल तो देखे जाए तो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी भी काफी देखी जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरीके से चुनाव मैदान में यहाँ पर उतरी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी यहाँ पर आसार दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो जिस हिसाब से यहाँ पर मध्य प्रदेश का माहौल बना हुआ है उसको लेकर उनको लग रहा है कि हमारी एक बार फिर सरकार जो है यहाँ पर वापसी करती दिखाई देती। उसके लेकर भी यहाँ बात करें तो मध्य प्रदेश के जो तमाम दिग्गज बड़े नेता हैं, कमलनाथ के साथ बात करें, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी और अजय सिंह जैसे बड़े नेताओं ने यहाँ पर अभी हाल ही में यहाँ पर कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा प्रदेश में निकाली थी, और उस जन आक्रोश यात्रा में जिस तरीके से समर्थन मिला है कांग्रेस को, उससे लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर उत्साहित है। लेकिन मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर नहीं लड़ा जा रहा है, क्योंकि 2 सूचियां अभी तक आ चुकी हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं 7 दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का अभी तक सूची में नाम नहीं आया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी यहाँ पर निशाना साध रहा है। साथ ही हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सभाओं में पहुंच रहे हैं, तो इस वक्त उससे कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, और जब भैया चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। तो इस तरीके की जो बयानबाजी है वो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष भी है वो भी यहाँ पर हमलावर हो रहा है और कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर एक तरफा कर दिया है। पूरा जो चुनाव की जो कैंपेन है वो कमान है जो केंद्रीय नेतृत्व में यहाँ पर संभाल रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ रमाकांत भी लगातार बने हुए। रमाकांत, राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान का अब तक का इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार दोबारा लौटकर नहीं आई है। ऐसे में कांग्रेस की यदि हम बात करें तो क्या लग रहा है आपको? एक तो कांग्रेस के अंदर की अंदरूनी कलह साफ तौर पर पूरी जनता के सामने और राजस्थान और देश के सामने है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उत्साहित नजर आ रही है। क्या लग रहा है आपको कि क्या कांग्रेस राजस्थान में अपनी जमीन बचा पाएगी? बिल्कुल, चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं हर बार परिवर्तन रहा है कि एक बार सत्ता पक्ष जो रहता है कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी आती है, फिर बीजेपी के बाद कांग्रेस आता है, फिर बाद ये क्रम चलता रहा है और काफी सालों से ये चलता आ रहा है। इसको इस बार कांग्रेस तोड़ने का पूरा प्रयास भी कर रही है और कहीं न कहीं जिस तरह से कांग्रेस के अंतिम समय में जिस तरह के महंगाई राहत कैंप चलाए गए, तमाम योजनाओं का किया गया और कहीं ना कहीं जातिगत सर्वे को लेकर एक आदेश भी जारी किया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पूरी तैयारी पर कांग्रेस, लेकिन बात करें बीजेपी की तो बीजेपी भी अपने चुनावी मोड़ पर आ चुकी है और कहीं ना कहीं राजस्थान का चुनाव मोदी बनाम गहलोत हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और जिस तरह से बात की जाए तो वसुंधरा राजे को लेकर भी नाराजगी सामने आ रही थी और अभी भी वो बनी हुई है। लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी काफी क्या कहते हैं गुटबाजी चल रही है, तो इसको लेकर भी बीजेपी को उसका नुकसान हो सकता है और इसका फायदा कांग्रेस को दे सकता है। जी, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखें तो एक तरफ भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ लाल डायरी का मुद्दा जो बार बार प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, क्या ये कोई कमाल कर पाएगा?
बिल्कुल जिस तरह से लाल डायरी को लेकर जिक्र हुआ है, लेकिन लाल डायरी को लेकर कोई ऐसी प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई है, ना ईडी की जो कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन उसमें लाल डायरी को लेकर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं। और जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी का जिक्र किया था, वो लाल डायरी का दूसरा पार्ट नहीं आ पाया। हालांकि नरेंद्र मोदी हर सभाओं में लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस लाल डायरी को लेकर कोई स्पष्ट नहीं हो चुका कि उसमें आखिरकार है क्या। हालांकि उन्होंने कुछ पन्ने जारी किए थे, उसके बाद में वो आखिरकार दूसरे पन्ने क्यों है, तो इस पर लेकर भी एक संदेशपात बनी हुई है। हालांकि चुनावी समय है, सभी पार्टियां इस चीजों का इस्तेमाल करती है, लेकिन बात करें जिस तरह से लाल डायरी भ्रष्टाचार तो पूरा है, उस तरह से कर रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं, पार्टियां भी उसका लाल डायरी का इस्तेमाल कर रही है। जगह जगह भ्रष्टाचार, राजस्थान में अपराध की बात करें तो अपराध को लेकर मुद्दे उठा रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रही है। और हाल ही में अभी जिस तरह से एक कांग्रेस के पास में एक किसान आया, किसान की फोटो का इस्तेमाल किया, उसको लेकर बैनर पोस्टर लगाए कि जमीनें नीलाम करवा दी राजस्थान सरकार ने, उस तरह को लेकर बीजेपी का भी पूरा मूड है। तो ये आपस में चल रहा है कि चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां अपना दमखम दिखाने लग रही हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ दिल्ली से भी संवाददाता अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से अलग अलग राज्यों में हम चुनाव की बात करें तो ज्यादातर राज्यों में टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही नजर आ रही है। हालांकि अलग अलग राज्यों में मुद्दे अलग अलग है। क्या लगता है आपको कि किस तरह का चुनाव होने वाला है? हाँ बिल्कुल प्रियंका, इस बार अगर मैं बात करूँ तो जो ये जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, इस बार कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होने वाली है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा सकता है। क्योंकि इन्हीं चुनाव के परिणामों का जो तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव की जो दशा और दिशा दोनों बदलने का काम कर सकती है। जिसमें विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ये वो राज्य है जहां पर कहीं ना कहीं चुनावी आंकड़ा जो है वो काफी हद तक लोकसभा की तस्वीर को बदलने का काम कर सकती है। जैसा कि बात चली थी जो राजस्थान, अगर मैं राजस्थान विधानसभा की बात करूं तो वहां पर हर बार जिस तरीके से जो सरकारें हैं वो बदलती है, तो कहीं ना कहीं इस बार वो काफी एक महत्वपूर्ण तस्वीर होने वाली है। वही अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो जिस तरीके से जो कांग्रेस गुट रहा, या फिर मैं अगर विशेष तौर पर बात करूं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं तो जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के खिलाफ ही चुनावी मैदान में वहां पर दिखेंगे, क्योंकि वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो चुनावी जो गणित है, इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। चाहे मैं बात छत्तीसगढ़ की करूं, चाहे मैं बात मिजोरम की करूं, तेलंगाना की बात करूं, ये तमाम जो राज्य है यहाँ पर कांटे की टक्कर सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं यह पूरी की तस्वीर कहा जा सकता है कि अभी किसी भी पार्टी पर सरकार चुनावी सर्वे की बात करें या अभी एक अनुमानित की बात करें तो शायद वो न केवल जल्दबाजी होगी बल्कि वो बेईमानी भी होगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ दिनेश भी लगातार बने हुए हैं। दिनेश, जिस तरह से अजीत का कहना है, मध्य प्रदेश का यदि हम समीकरण देखें तो पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या कुछ बदलते हुए समीकरण आप देख पा रहे हैं इस बार? बिल्कुल, जिस हिसाब से हमारे दिल्ली के सहयोगी ने बात की है, इस वक्त उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि मध्य प्रदेश का जो 2018 का विधानसभा चुनाव है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के यहाँ पर दोनों की ट्विनिंग और कंपेनिंग की लेकर देखा जाता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी ये मान रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से यहाँ पर कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए हैं, तब से कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर और मजबूत हुई है। और ये जो गुट था ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी यहाँ पर कम होने को दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर जो मध्य प्रदेश का जो चुनाव है उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस में थे, लेकिन इस बार भाजपा में है। और जिस हिसाब से अब देखने वाली ये बात ये भी होगी कि अभी जो हाल ही में जो लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कुछ सिंधिया समर्थकों के यहाँ का टिकट भी काटे गए हैं। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में के लिहाजा लोग यही देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या यहाँ पर भूमिका होगी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है अभी जो हम देखें तो उनका जो हिस्सा है वो पीछे दिख रहा है। जो अन्य नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कमान यहाँ पर सौंपी गई है। तो आगामी जैसे समय में जैसे चुनाव करीब आएगा और तारीख जैसे जैसे करीब आएगी, उस दौरान देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की यहाँ पर क्या भूमिका देखने को बिल्कुल दिनेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ विकास जुड़े हुए थे छत्तीसगढ़ से, रमाकांत राजस्थान से जुड़े हुए थे और नितिन न्यूज रूम से जुड़े हुए थे। इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही 5 राज्यों में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। अब देखना ये होगा कि किस तरह की टक्कर दिखाई देती है और जनता किसके पक्ष में मैंडेट अपना सुनाती है। फिलहाल हमारे इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।